स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर में अब आगे कुछ बातों को जानेंगे। आपने जो इस चैप्टर के शुरू में पीपीटी के माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से जो हमने कल शेयर किया था, आपने जाना कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था और इसने इंडिया के साथ अपना ट्रेड शुरू किया। इसको एक राइट मिला हुआ था कि इंडिया और एशिया के जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ इंग्लैंड की तरफ से केवल इसी को ट्रेड करने का राइट होगा। कंपनी को उस समय जो इंडिया में मुगल डायनेस्टी थी उससे एक फरमान, इट मीन्स एक रॉयल ऑर्डर मिला, यहाँ पर ट्रेड करने का बदले में यह रॉयल्टी देती थी। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपने महत्वाकांक्षा को बढ़ाया, मतलब कि उसने यह कोशिश की कि इंडिया से मैक्सिमम प्रॉफिट तो लिया जाए, लेकिन जो डायनेस्टी थी उसे कम से कम टैक्स दिया जाए। औरंगजेब का डेथ हो जाने के बाद जो बाद के मुग़ल एम्परर्स हुए वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि अपनी टेरिटरी को संभाल सकें और साथ ही जो फॉरेनर ट्रेडिंग कंपनीज थे उनको भी वे कंट्रोल कर सकें। तो इस तरह से वन बाय वन मुग़ल टेरिटरी से बहुत सारे एरियाज अलग होते चले गए और उन्होंने अपने आप को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर लिया। इसमें बंगाल सबसे पहला था। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के इंडिपेंडेंट रूल को शुरू किया था। उसके बाद अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, इस तरह से कई लोग जो वन बाय वन बंगाल के नवाब बने। ये जो भी नवाब हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फैसिलिटीज़ दी जा रही थी और कंपनी की तरफ से जो हमेशा डिमांड की जाती थी कि वे उसे ट्रेड कंसेशंस दें, इन नवाब ने, यानी बंगाल के जो प्रेजेंट रूलर्स थे, आप उन्हें बिग लैंडलॉर्ड्स भी कह सकते हैं, तो इन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया कि क्योंकि यह तर्क दिया कि इससे बंगाल के ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, बंगाल का ट्रेड रेवेन्यू कम हो रहा है, इससे उसको प्रॉफिट कम मिलता है। लेकिन दूसरी ओर वे यह चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो टैक्स दे रही है वह, यानी कि ट्रेड ड्यूटीज जिसे कंपनी पे करती थी वह देती रहे। लेकिन ब्रिटिश ऐसा नहीं चाहते थे कि ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट था नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ड्यूटीज कलेक्ट करने और ड्यूटीज पे न करने का कॉन्फ्लिक्ट, इसने आगे चल करके एक फेमस बैटल का रूप लिया जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। इंडिया के हिस्ट्री में बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, इन दोनों का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इन्हीं दोनों ने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को इस्टेब्लिश किया था। तो सबसे पहले हम जानेंगे द बैटल ऑफ प्लासी को। सिराजुद्दौला जो अलीवर्दी खां के डेथ के बाद 1756 में बंगाल का नवाब बना, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जा रहे ट्रेड कंसेशंस पर रोक लगा दी, उसे कंट्रोल किया और उसे अदर कंसेशंस देने से डिनाई कर दिया। इसका रिजल्ट यह हुआ कि सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 23 जून 1757 को एक बैटल हुआ। इस बैटल में रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को लीड किया और अनफॉर्चुनेटली सिराजुद्दौला की उसमें हार हो गई। यह इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट विक्ट्री माना जाता है। जब नवाब का डिफीट हुआ, वो जब हार गया, तो इससे उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कई सारे कंसेशंस देने पड़े, कई ट्रेड बेनिफिट्स देने पड़े। लेकिन
इसके साथ साथ वहाँ से उसे नवाब के पोस्ट से हटा दिया गया और मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला का मिलिट्री कमांडर था उसे नया नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर जाफ़र में भी इतनी एबिलिटी नहीं थी कि एक तो वह बंगाल जैसे रिच और बहुत बड़े टेरिटरी को कंट्रोल कर सके और दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डिमांड था, जो डे बाय डे बढ़ते जा रहा था, उसे भी वह फुलफिल कर सके। तो फाइनली मीर कासिम को एक नया नवाब अपॉइंट किया गया। मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके ऑफिशियल्स के डिमांड से काफ़ी परेशान था और इसलिए वह बंगाल का कैपिटल मुर्शिदाबाद से हटा करके वहाँ से रिप्लेस करके इसे मुंगेर में ले गया। लेकिन यहाँ भी कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहा और इसलिए दोनों के बीच में एक नया बैटल हुआ जिसे हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। 1764 में यह बैटल हुआ जिसमें मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला जो प्रेजेंट टाइम में लखनऊ के नाम से जाने जाने वाले अवध का नवाब था और उस समय मुगल एम्परर था शाह आलम। इन तीनों के ज्वाइंट आर्मी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीट किया। You will be surprised after knowing that 3 powerful kingdoms were defeated by East India Company। ब्रिटिश फोर्सेज को हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था। ब्रिटिश विक्टोरियस हुए। 1765 में इस बैटल ऑफ बक्सर के जस्ट बाद नेक्स्ट ईयर में मुगल एम्परर शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान डिक्लेयर किया। बंगाल का दीवान बनने का मतलब यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में रॉयल्टी फिक्स करने और उसे कलेक्ट करने का राइट मिला। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को यह जो दीवान बनाया गया बंगाल का, इससे उसे फ़ायदा हुआ और उसका जो प्रॉफिट था वह पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया।